नमस्कार। नई सीरीज का जो आज पहला दिन हम देख रहे थे उसमें आपको शुरू से ही आईटी स्टॉक से अच्छी मजबूती देखने को मिली। बैंक्स आज स्पेशली प्राइवेट स्पेस बैंक पे एक थोड़ा ड्रैग है एक्सिस बैंक के नंबर्स के चलते। प्रॉफिट बुकिंग आपको फाइनेंस काउंटर्स में दिख रही है, लेकिन निफ्टी पर आप तेजी देखें तो आईटी काउंटर्स की बदौलत है। रिलायंस का सपोर्ट मिल रहा है और कुछ कैपिटल गुड स्पेस स्टॉक्स लाइक एल&टी वापस आए हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। आज क्लियर था अभिषेक, बड़ा प्रिडिक्टेबल ट्रेड था मॉर्निंग से ही। आईटी स्ट्रेंथ देगा, बैंक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्ट्रेंथ के लिए जो आपके पास जो बिल्कुल सेफ सेक्टर्स है ना, कैपिटल गुड्स जैसे स्टॉक वो वापस आए हैं, पावर स्टॉक्स वापस आए हैं। अब देखिए लोअर लेवल से करीब 10-12% चल गया है एक महीने की अगर बात करें तो। रिलायंस की सेम स्टोरी है, रिलायंस से भी स्ट्रेंथ आ रही है। तो आज अगर जो निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है, हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस और एल&टी जिनका वेटेज ज्यादा है उनके भरोसे है, ये चीज हो रही है। एक बार जरा ट्रेडर स्क्रीन पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद जरा फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर विदेशी बाजारों संकेतों को देखेंगे, हालांकि वहां से पूरी तरह से बाजार डीकपल्ड है, उनको फॉलो उतनी तरह से सही तरह से नहीं कर रहे हैं। आप यूएस फ्यूचर्स को देखिए, वहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। डाउ फ्यूचर करीब 150 अंक नीचे है। अगर हम यूरोपीय बाजारों को देखेंगे तो वहां पर कमजोरी साफ साफ दिख रही है और गिरावट पर खुले हैं बाजार। लेकिन बाजार की जो रेंज है, आज हमने पूरे दिन करीब 80 से 90 अंकों की रेंज में कारोबार करते हुए देखा और सुबह के सत्र में भी हमने कहा था कि 17,900 से 18,000 के बीच ही आज शायद निफ्टी दिन भर रहे और अब तक तो उसी के बीच बिताया है। अटेम्प्ट किया था 18,000 की तरफ, लेकिन फिर से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक से उतना सपोर्ट बाजार को मिल नहीं पा रहा है। तो बाजार की जो निफ्टी की अगर हम रेंज की बात करें तो 17,900 से लेकर 18,000 के बीच है और अगर निफ्टी बैंक की रेंज की बात करें तो 42,800 से 43,200 के बीच है। इसके बीचों बीच निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक नतीजों के बाद वहां पर प्रेशर है और कुछ और बैंकिंग काउंटर्स हैं जहां से आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसमें आप आईसीआईसीआई बैंक को भी मेंशन कर सकते हैं। हालांकि मिड कैप पीएसयू बैंकों में बढ़िया एक्शन है, वहां पर तेजी है, लेकिन जो इंडेक्स के पार्ट हैं वहां से आज सहारा नहीं है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक आज बिल्कुल सपाट ट्रेड है, इनफैक्ट लाल निशान में आया भी था। लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का सेटअप क्या है। तो अगेन निफ्टी के लिए 18,000 पे एक टफ रेजिस्टेंस है, इसको अगर पार कर लेगा फिर ऊपर के दायरे खुल जाएंगे। लेकिन आज इस पर सभी की नजर होगी। अभी 1 घंटे का सत्र बचा है, आखिरी घंटे का ये समय है, देखना होगा कि यहां से मूव कैसे होते हैं। रिलायंस एल&टी से बाजार को सपोर्ट मिला है, निफ्टी बैंक लेकिन 43,000 के पास सपोर्ट है। मिड कैप में एक्शन है और मिड कैप में खूब एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है। ब्रॉडर मार्केट में थकान के संकेत नहीं है। आप टायर देख लीजिए, वहां पर तेजी है। मिड कैप बैंकों में एक्शन है। ब्रोकिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। होटल स्टॉक्स में लगातार रौनक है, पूरी तरह से पार्टी के मूड में आज भी वहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन विदेशी बाजारों से स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन बाजार के लिए एक जो बढ़िया जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो है क्रूड में जो हमने कमजोरी देखी, ऊपरी स्तरों से जो फिसला 10-12% और अभी $78 के आसपास है। तो बाजार के लिए एक ये ब्रीदर हम कह सकते हैं और पूरी तरह से सचमुच जो नजर है प्रियंका मानसी 18,000 पार करे, सब लोग इसी का वेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, नई सीरीज की शुरुआत तो अच्छी हुई है। हालांकि एक रेंज में, ये टाइट रेंज की बात हमने लगातार आपको बताई भी है, लेकिन इस बीच कई सारे नतीजे के कर आ ही रहे हैं और ये सारे के सारे नंबर्स आप लगातार सही और सटीक नंबर 89 स्वदेश पर देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे एमआरपीएल कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आंकड़े अगर देखेंगे मार्जिन में भी बढ़ोतरी है, हालांकि आय जो है वो घटी है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट के फ्रंट पर आंकड़े जो है मजबूत है, इसका एक रिएक्शन है जो कि एमआरपीएल के स्टॉक प्राइस पर नजर आएगा। 7% की तेजी के साथ नतीजों के साथ साथ ही स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है। आज सुबह भी स्टॉक को हमने डिस्कस किया, तो इस वक्त रिजल्ट का इंपैक्ट जो कि नजर आ रहा है। और आज एमआरपीएल का तो ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स और बड़ी तेजी, देखिए 7% की तेजी नजर आ रही है। क्लियर कट इंडिकेशन रिजल्ट का इंपैक्ट। लेकिन चलिए ये सारे इंपैक्ट और इस पर विस्तार से टेक्निकल नुआंसेस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त पहले फंडामेंटल नजरिया बाजार पर क्या बन रहा है ये समझते हैं। हमारे साथ बाजार के दिग्गज सिस्टमैटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक्स के धनंजय सिन्हा अब जुड़ गए हैं। मिस्टर सिन्हा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरह से आपकी फर्म का नाम है, वैसे ही सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करने के लिए, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ रिसर्च करने के लिए आप जाने भी जाते हैं। शुरुआत तो अर्निंग सीजन से ही करनी चाहिए, क्योंकि धनंजय हम देख रहे हैं अर्निंग सीजन का एक रोबस्ट स्टार्ट हुआ है। भले ही शुरुआत में हमने आईटी से 1-2 नंबर्स देखे जो थोड़ी सी निराशा दिखा रहे थे, उसके बाद हमने देखा बैंक्स फाइनेंशियल्स ने कमान
संभाली। कंजम्पशन, ऑटो स्पेस की तरफ से भी उम्मीदें लगातार बढ़ती दिख रही है। और दूसरा कंसर्न जो कि इन्फ्लेशन का था, वो भी कुछ हद तक छटता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसर्न्स, चैलेंजेस छट रहे हैं और अर्निंग सीजन सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स को इस वक्त आप? देखिए, जो रिजल्ट्स जो आए हैं वो नॉर्मली अनुमान के हिसाब से ही आए हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आईटी सेक्टर में रहा है, बट जो बैंकों में जो प्रॉफिट जो आया है और जो ऑटोज में आ रहा है, ये जनरल एक्सपेक्टेशन था कि इनमें नंबर्स अच्छे आएंगे। बेसिकली जब आप आगे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर, ये सब का जब आकलन होगा एक साथ, तब समझ में आएगी ओवरऑल अर्निंग सिचुएशन कैसा रहा है। पिछले जो जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है जो नॉन फाइनेंस कंपनीज का है और नॉन आईटी पकड़ लीजिए, तो करीब करीब 6-7% का ग्रोथ लोग समझ रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कंसेंसस व्यू के हिसाब से। एंड लास्ट क्वार्टर में ये करीब करीब 16% था। तो लोगों को ये अनुमान है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं, तो वो कुछ सेक्टर को बेनिफिट आएगा, जो ऑटोज और एफएमसीजी में दिख रहा है। तो वो तो क्लियरली है। आगे जाके हमें देखना है कि मतलब ये मार्जिन का जो सरप्राइज है वो बरकरार रहता है कि नहीं रहता है। बट क्लियरली आपका जो टॉप लाइन होता है वो थोड़ा सा डिसेलरेट हो रहा है, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से हो रहा है, तो वो ट्रेंड बरकरार है। तो मुझे लगता है कि अर्निंग का जो है फुल असेसमेंट जब आएगा तब हम देखेंगे। बट आज के तारीख में मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को बना हुआ है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एबिटा एक्सपेंशन और प्रॉफिट एक्सपेंशन जो देख रहे हैं। तो मार्केट में इफ यू लुक एट इट, मार्केट तो बेसिकली सेक्टर रोटेशन के हिसाब से चल रहा है। जब साल शुरू हुआ तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा किया, पहले मेटल्स बहुत अच्छा कर रहा था, फिर वो सेक्टर रोटेशन हुआ, फिर ऑटो है, एफएमसीजी, ये सारे अच्छा कर रहे, अच्छा रिटर्न दिया। बट रिसेंटली वो बैंकिंग सेक्टर जो अंडर परफॉर्मेंस है वो रिवर्सल हुआ है। तो ये ओवरऑल साइडवेज मार्केट है। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स रफली वही लेवल पे है, ऊपर नीचे हो रहा है। बेसिकली आपका आईटी और बैंकिंग के बीच में स्विच होते रहता है, और ऑटोज और एफएमसीजी थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, लो वॉलेटिलिटी है। तो इस तरह का माहौल आई थिंक बरकरार रहेगा। थोड़ा अनसर्टेनिटी है आगे भी जाके। इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम हो रहा है। तो इन्फ्लेशन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन है। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो सारे इंडाइसेस को अगर पकड़े तो सबका जो एक्सपेक्टेशन काफी कट हुआ है, क्योंकि लोगों को रिसेशन का माहौल दिख रहा है। इसके कारण आपका कमोडिटी में थोड़ा सा वीकनिंग हुआ और इन्फ्लेशन कारण से भी कम हुआ है। तो ये सारा माहौल है, ये सब वेरिएबल्स है जो मार्केट का माहौल तय कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये सारे फंडामेंटल रीजंस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मार्केट में ये रीजन बड़े बने हुए हैं। जी धनंजय जी, ऐसे में अब जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स को हम देख रहे हैं, जिन पॉकेट्स के अभी नंबर्स आने हैं, और इनफैक्ट एक जो बेसिक एक कैविएट है वो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीएसटी कलेक्शन से लेके अर्निंग्स भी आपको सारी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन यूएस हेडविंड्स अभी भी होंगी। तो अगर अर्निंग रिसेशन वहां पर एक बात है जिसे अभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती, और ये तो सारा बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। क्या फॉरवर्ड लुकिंग डेटा में, यानी अगले क्वार्टर से क्या एस्टिमेशन लगाने चाहिए? देखिए, जो कंसेंसस अनुमान है, जो आप सब एनालिस्ट लोग का अगर पकड़ ले, हर एक सेक्टर के एनालिस्ट और कंपनीज अगर पकड़ ले, तो वो जो एक्सपेक्टेशन अगले 2 सालों में लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि 14-15% ग्रोथ बना रहेगा। 2022 में करीब 40% का ग्रोथ है। इस साल का भी जो ओवरऑल अनुमान अभी कुछ 10-11% है। लोगों को ये लगता है कि वो एवरेज जो है अगले 2-3 सालों में 14% का बनेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस है अक्रॉस सेक्टर, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बैंकिंग सेक्टर का लोगों ने अनुमान रखा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, गिवन दैट ग्लोबल जो हेडविंड्स है जो आपने बताया,
यूएस यूरोप में जो अर्निंग्स डाउनग्रेड काफ़ी जोर से हो रहा है। जैसे कि यूरोप में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल का 20% रिडक्शन है। यूएस में जो कुछ 14% का था अब 8% हो गया, चाइना में 11% का था 0% हो गया। इस तरह से काफ़ी जो मेजर कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हेडविंड्स हैं ग्लोबल, उसके कारण जो है जो अर्निंग्स कट हुए इंडिया में रिलेटिवली थोड़ा कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से इंडिया जो है काफ़ी रिच हो गया वैल्यूएशन में ग्लोबल कंपैरिजन में, और एक्सपेक्ट हुआ इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि एस्टिमेट काफ़ी प्रॉफिट एस्टिमेट्स अच्छा है। तो वो एक रीज़न है। मुझे लगता है कि ये 14% 15% ऑन द बैक ऑफ द बिग बेस दैट वी हैव, लाइक 40% FY22 में है, उसके 11% हो रहा है, तो एवरेज काफ़ी हाई है। तो इसके ऊपर 14% बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी अर्निंग कट होगा। लोगों को जो मार्केट में हिसाब से लग रहा है कि मल्टीपल एक्सपेंशन होगा, कि भाई इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, यूएस रेट कट हो जाएगा तो एक उछाल मिलेगा मार्केट में, ये एक अनुमान लगा रहे हैं। बट उसमें भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेसी सिनेरियो और वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो इंडियन मार्केट में बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपका फ्लैट मार्केट रहेगा और सेक्टर रोटेशन होगा। जहाँ जहाँ आपको वैल्यू दिखेगा वहाँ लोग आएंगे। अब आज के तारीख में स्मॉल कैप में फिर से तेजी आ रहा है। पिछले 6 महीने में ये काफी करेक्शन हो चुका है। तो अभी फॉर द टाइम बी इट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द मिड एंड स्मॉल कैप एज वेल। या ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप पर बातचीत आपसे करेंगे। धनंजय जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए बोलते बोलते बाजार में स्ट्रेंथ और बढ़ गई। अब 18,000 का जो स्तर है उससे बमुश्किल 6 से 7 अंक दूर बाजार रह गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा नतीजों को कुछ एक्नॉलेज कर लेते हैं। रामकृष्ण फोर्जी के नतीजे आए और कंपनी का जो मुनाफा है वो कम हुआ है। मुनाफा 84 करोड़ रुपए से घटकर 68 करोड़ रुपए पर आ गया है। हालांकि आय में बढ़ोतरी हमने देखी है। आय जो है 719 करोड़ रुपए से बढ़कर 892 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि हमने देखा है कि नतीजों से पहले ये शेयर चला हुआ था। न सिर्फ रामकृष्ण फोर्जिंग बल्कि आप भारत फोर्ज को भी देख लीजिए। इनफैक्ट पूरे ऑटो एंसिलरी पैक में भी हम अच्छी रौनक देख रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ऑटो कंपनियों की जो आंकड़े आएंगे जो अप्रैल की बिक्री की, वो अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन रामकृष्ण फोर्जिंग और भारत फोर्ज ये दोनों के दोनों शेयर चले हुए थे। इस पर आपसे राय नहीं चाहूंगा, लेकिन एक आपसे मोटा मोटी ये जरा अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे ऑटो एंसिलरी में या फिर ऑटो में क्या चुनना है तो आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ऑटो से रिलेटेड टायर स्टॉक्स आज वहां पर जबरदस्त तेजी में देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या होगी ऑटो स्पेस को लेकर और ऑटो एंसिलरी स्पेस को लेकर? नहीं, ऑटो में क्या है कि 3 चीजें जनरली अगर आप देख लें तो ऑटो में 3 चीजों का जो है समावेश है। एक तो ये कि आपका जो है कोविड के बाद रिबाउंड हुआ, आपका वॉल्यूम ग्रोथ जो भी रिकवर हुआ वो जो है अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। मतलब आप 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ट्रैक्टर्स कमर्शियल व्हीकल सब में हुआ। दूसरी बात ये हुई कि भाई जो है इनका प्रीमियमाइजेशन हुआ, फीचर्स वगैरह ऐड कर लिया और प्राइस बढ़ा ली, तो प्राइस रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा इसके कारण। जैसे कि 4 व्हीलर्स में एसयूवी का एक माहौल रहा, इस तरह से 2 व्हीलर्स में भी और ट्रैक्टर्स में भी है और हाई एंड कमर्शियल व्हीकल में भी रहा। तो रियलाइजेशन ऑटो सेक्टर को इसके कारण काफ़ी बढ़ा। तो अगर आप पिछले 1.5-2 साल में देखें तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो इसमें था। और तीसरा जो है कि उनका मार्जिन एक्सपेंशन का अनुमान था, क्योंकि कमोडिटी प्राइस स्पेशली मेटल वगैरह जो भी करेक्ट हुए तो उनका भी होना बाकी था। तो इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन का स्टोरी जो है प्ले आउट हुआ है और ये एक्सपेक्टेड भी था और मुझे लगता है कि ये आगे भी रहेगा। इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 1.5-2 सालों में ऑटो सेक्टर काफ़ी चल चुका है और मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि वॉल्यूम जो है अब वो पीक आउट हो गया। जैसे आप 2 व्हीलर्स में देखें या पैसेंजर कार्स में देखें, पैसेंजर व्हीकल्स में वो पीक आउट हो गया है। तो अभी आपको वॉल्यूम का बेनिफिट कम है, अभी मार्जिन का बेनिफिट बेटर है, तो इसमें आपको सेलेक्टिव होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी में आपको सर थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करना चाहेंगे, माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन बाजार की जहां पर नजर थी 18,000 के स्तर पर बाजार ने उसको अचीव कर लिया है और 20 फरवरी के बाद पहली बार हम ये स्तर देख रहे हैं स्क्रीन पर। 18,000 पार हो गया है और
अब लगातार अच्छी स्ट्रेंथ हमने बाजार में देखी है। 44 दिनों के बाद ये इंफॉर्मेशन हमारे टिकर टीम आपके लिए लेकर आ रही है। 44 दिनों के बाद निफ्टी फिर से हम देख रहे हैं कि 18,000 के पार निकला है और 20 मार्च को के इंट्राडे को जो निचला स्तर था वहां से 7% की एक तरफा तेजी हम देख रहे हैं। तो 18,887 जो कि रिकॉर्ड हाई है निफ्टी का, उससे तकरीबन 7% के आसपास की दूरी रह गई है और अब एक बढ़िया तेजी 18,000 का जश्न। प्रियंका, मानसी, उम्मीद तो आप थी दोनों को बहुत बधाई। सारे व्यूअर्स को बधाई, और व्यूअर्स को भी बधाई, सभी को, पार्टिसिपेंट्स को बधाई, हाँ। सारे एक्सपर्ट्स को बधाई। तो ये वो समय है अभिषेक जब एक महीने पहले हम ये देख रहे थे कि बाजार क्या शायद 16,500 चला जाएगा, 17,000 चल जाएगा, हाँ। और आप देखिए एक तरफ की रैली आपको वहां से देखिए। अच्छी मजबूती, और ये मजबूती नई सीरीज की शुरुआत में ही होना सोने पे सुहागा, ऐसा काम कर रहा है। अच्छी मजबूती के बीच अगर आप निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी दिखाएं, 18,000 के पार तो एक बार दर्शन करवा ही दिए निफ्टी ने, लेकिन साथ साथ बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक संभलने की कोशिश। आज सुबह से चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब सेंटिमेंट्स बेहतर होते या नहीं निफ्टी के साथ साथ कंपैरिजन में, पीयर प्रेशर के कंपैरिजन में क्या बैंक निफ्टी भी चलता है या नहीं। बस पौना घंटा बचा है बाजार क्लोज होने में। फ्राइडे सेशन में क्या दोनों इंडेक्सेस एक्शन दिखाएंगे, इस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल निफ्टी की तरफ से काफी मजबूती, काफी अच्छा एक्शन। धनंजय जी, आपका शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, बाजार पर आपने अपनी एनालिसिस दी और डीप डाइव अप्रोच कर कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स इस वक्त आपको अच्छे लगते हैं, ग्लोबल मार्केट्स और डोमेस्टिक फ्रंट पर आपकी एनालिसिस क्या है, हमें बताने के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारी टेक्निकल पैनल को भी जोड़ते हैं। राजेश हमारे साथ है और साथ ही मितेश पांचाल भी है। राजेश जी, मितेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आप दोनों से आपकी स्ट्रैटेजी और इन स्तरों पर 18,000 के दर्शन होने के बाद अब कौन से लेवल्स आए करने चाहिए पूछेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले क्योंकि आईटी सेक्टर की भी हम बात कर रहे हैं और आईटी सेक्टर ही है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसमें भी विप्रो के स्टॉक प्राइस को देखिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड और ये मजबूती अनुमान से कमजोर नतीजों के बावजूद नजर आ रही है। तो इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। विप्रो की इस मजबूती के पीछे की वजह क्या है, एक बार शरद हमें समझा रहे हैं, उसके बाद क्विकली हमारी स्ट्रैटेजी हम लेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। शरद, आप बताएं, विप्रो में इतनी मजबूती, क्या खबर है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स उनके रिजल्ट्स और उनके गाइडेंस तो थोड़े वीक थे, लेकिन जो उनके बायबैक है वहाँ पे जो है उसके कारण एक अच्छी रैली देखने मिल रही है। अब बायबैक के डिटेल्स बता दूँ, लगभग 445 रुपीज़ प्रति शेयर का टोटल बायबैक है। जो बायबैक साइज़ है वो 12,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन ऑफ कोर्स याद रखिए ये उम्मीद से ज़्यादा जो है बायबैक साइज़ देखने मिला। और अगर बायबैक की प्रीमियम बात करें करंट मार्केट प्राइस से, तो लगभग 16 से लेके 18% तक है। तो इसके कारण जो है एक टाइप से पॉजिटिव मोमेंटम एटलीस्ट शॉर्ट टर्म एनालिस्ट मान रहे हैं देखने मिल रहा है। इसके अलावा 2 साल में जो है पहली बायबैक है आपको देखने मिल रही है विप्रो की, और अगर पिछले 8 साल में देखें तो कंपनी ने कुल मिला के 5 बायबैक किए हैं टोटली। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो रिकॉर्ड डेट है और इत्यादि उसके जो और भी डिटेल्स आने वाले हैं वो जो है ऐलान किए जाएंगे एज प्राइम प्रोग्रेस। और इसके अलावा जो है कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है वहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 73% स्टेक जो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। लेकिन मैनेजमेंट ने जो है हमारे साथ 18 आवर स्वदेश में बात की और उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटीज़ जो है वो बनी रह सकती हैं, और जो सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट लगा है वो है BFSI सेगमेंट। तो वहाँ पे जो है ऑफकोर्स जो है आप देख सकते हैं कुछ वर्टिकल्स में नरमी अभी भी संभव है। और इसके अलावा याद रखिए जो मौजूदा स्तर है, द करंट लेवल्स जो मार्जिन्स के हैं वहाँ से इम्प्रूवमेंट की जो है उम्मीद है आगे लगाते हुए। हालांकि अगर डील स्पेसिफिक बात करें तो कोई डील में कोई कट नहीं हुई है या कोई कंसोलिडेशन जो है ज़्यादा की दबाव देखने नहीं मिली है, लेकिन जो डील पाइपलाइन है ओवरऑल वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। अब ब्रोकरेजेस की भी बात कर लेते हैं तो इनकी टोन में जो है मोस्टली हम कह सकते हैं टारगेट प्राइस कट्स देखने मिल रही है। और हम लोग देखें तो JP मॉर्गन, क्रेडिट स्विस दोनों ने जो है अपने टारगेट प्राइस लगभग 10 रुपये से कट कर गए हैं, और रेटिंग अंडरवेट रखा है JP मॉर्गन ने, क्रेडिट स्विस ने मेंटेन अंडर परफॉर्म रेटिंग रखा। और दोनों ब्रोकिंग हाउस का टोन यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक फॉल हो रही थी उसको कुशन कर दिया जाएगा इस बायबैक अनाउंसमेंट से। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया विप्रो पे न्यूज़ बताने के लिए, साथ ही ब्रोकिंग हाउसेस की के टारगेट्स, रिवाइज टारगेट्स भी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, दोनों एक्सपर्ट्स तैयार हैं हमारे साथ आपकी स्ट्रैटेजी में मदद करने के लिए। 18,000 के ऊपर अब निफ्टी है। राजेश और मितेश, गुड आफ्टरनून। राजेश, पहले आपसे समझते हैं, बहुत दिनों से इंतजार था इस लेवल का, अब जब आया है तो ऑफ कोर्स आज बैंक्स भले ही थोड़े प्रॉफिट बुकिंग में मोड में थे, एक्सिस बैंक का ड्रैग था, लेकिन बढ़त मिली है।
अडानी स्टॉक्स ने भी अच्छा रोल प्ले किया है आज, रिलायंस चल रहा है आईटी स्टॉक्स का, तो सारी पॉकेट से जो तेजी मिलके कॉम्बिनेशन बनी है कि आप इंडेक्स पे एक बड़ा लेवल देख रहे हैं। अब यहां से बताइए, क्योंकि यहां से तो बड़े रेजिस्टेंस क्रॉस हुए हैं, अब हम क्या 18,200 को देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट में 18,000 का लेवल आया, काफी अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट ने डिस्प्ले की और मोस्ट ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी यहाँ पे अब परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और एक ब्रॉड बेस रैली यहाँ पे बनी है और मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस जिस तरीके से लौटा है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। 18,200 अब यहाँ से नेक्स्ट लक्ष्य जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल वहां तक हमें लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डाउन साइड में जो लेवल देखना होगा वो होगा करीब 17,900 17,850 के आसपास का लेवल। ये लेवल जब तक होल्ड आउट है, हमें लगता है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 18,200 के लेवल भी निफ्टी ये जो अपमूव बना है वहां पे देखने को मिलेगा। हालांकि रोल ओवर एक्शन देखें मार्केट की तो वो थोड़ी सी डल थी, काफी ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिखा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो मार्केट अगर हम देखें तो एक तरीके से काफी लाइट है इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस। तो हमें लग रहा है कि ये यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होगा फर्दर, क्योंकि काफी कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक हुआ है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे आज के सेशन में भी बनी है सीरीज के पहले दिन, हम यहाँ ऑप्टिमिस्टिक है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,200 के टारगेट निफ्टी पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो बाजार पर ये व्यू, लेकिन आपको बाजार की रफ्तार के पीछे जो 5 बड़े खिलाड़ी हैं, जो 5 बड़े ट्रिगर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। कच्चा तेल $80 के नीचे है, 78 के आसपास है और हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे बाजार के लिए ये बेहद पॉजिटिव चीज़ है ये सेंटिमेंट। एफआईआईस की खरीदारी हम देख रहे हैं कि फिर से होने लगी है। पिछले 2 दिन में करीब 2800-2900 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है। इसने बाजार को तेजी दी है और आईटी बैंकिंग में हम तेजी देख रहे हैं। Q4 नतीजों से भी सपोर्ट मिल रहा है हमें और आरबीआई दरें बढ़ने पर जो ब्रेक लगा था पिछली पॉलिसी में, उसको भी बाजार चीयर कर रहा है कहीं ना कहीं और इसके चलते ही मई सीरीज की प्रियंका ऐसी इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन ये शुरुआत के जश्न को थोड़ा और बढ़िया करेंगे। अमीषा बोरा हमारे साथ हैं, प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन। अमीषा जी नमस्कार, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। 18,000 का इंतजार था मैम और 18,000 तो अब आ गया, 19,000 पर नजर है। 19,000 कब तक आएगा आप ये बताइए? आपका क्वेश्चन बढ़िया है, मुझे आपने मार्केट एनालिस्ट से एस्ट्रोलॉजर बना दिया है। लेकिन लोग यही जानना चाहते हैं जरूर जी। ये लोग यही जानना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ। हमारा ये मानना है कि अभी भी जैसे एल नीनो का मार्केट में रेन का थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्रॉप को, या तो जो उसके चलते थोड़ी सी और अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो मार्केट को दिवाली तक का और उसके बाद वाला जो टाइम है, पोस्ट दिवाली टाइम विल बी द टाइम जब आपकी जो, हमको ऐसा लगता है, मर्जी है 19,000 एंड ऊपर, तब मार्केट वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। वैसे हमारा 12 महीने का यहाँ पर से टारगेट अगर आप लो तो 20,200 20,500 तक का है। तो मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन वो भी आउटकम हमें दिख सकता है, बट थोड़ा साइडवेज होकर ये लेवल्स पर चलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अमीषा जी कहा 19,000 का हमने आपसे पूछा और आप तो 20,500 ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्ले पर टारगेट बता रही हैं, बट थैंक्स फॉर दैट टारगेट। लेकिन ऑफ कोर्स 18,000 के लेवल को हमने रिक्लेम किया है, लेकिन इस रिक्लेम लेवल करने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है ब्रॉडम इंडेसेस में से तो हम देख ही रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त हैवी वेट्स भी इस रैली को प्रोपेल कर रहे हैं और इसमें आप देखें रिलायंस, LNT, ITC, कोटक बैंक, SBI जैसे चार्ट्स शामिल हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 5 पहले बड़े स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट पहली बड़ी 5 स्क्रिप्ट्स है जो कि बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। कहाँ पर आपका भरोसा है? बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भरोसा रखती हैं, कंजम्पशन थीम पर भरोसा रखती हैं, यहाँ से आगे की चाल कौन से स्पेसेस में और ज़्यादा फायदेमंद नजर आएगी? मुझे लगता है यहाँ से आगे की चाल में HDFC बैंक का बहुत बढ़िया सपोर्ट आएगा इंडेक्स को। मर्जर के होते हुए उसमें बड़ा बाइंग आ सकता है, तो उसका सपोर्ट रहेगा। ICICI बैंक का परफॉर्मेंस लाजवाब है और उसका सपोर्ट रहेगा। लार्सन का सपोर्ट अभी भी एक्सेंचुएट हो जाएगा निफ्टी के आगे के मूव में।
एंड मुझे लगता है थोड़ा ऑटो का सपोर्ट आ जाएगा। अमीषा, HDFC आपने इसलिए भी कैटेगोरिकली बोला होगा क्योंकि एफआईज की पार्टिसिपेशन वापस आती हुई दिखी है। क्या ये पार्टिसिपेशन आगे भी जारी रहेगी? और एफआईज के जो फेवरेट काउंटर्स रहते हैं, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह की मूव्स है, बड़े एचएनआईज इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, एफआईज अगर वापस आते हैं तो क्या आपको लगता है कि बाकी मिड कैप स्पेस में और कई सारे काउंटर्स जो उनके फेवरेट रहते हैं उनमें भी एक अच्छी मूव दिख सकती है? बैंक्स फाइनेंशियल्स तो होते ही हैं। देखिए, एफआईज का जो बाइंग अगर सस्टेन हो गया जो होना चाहिए, बिकॉज वी बिलीव दैट दिस विल बी द ईयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट एज कंपेयर टू डेवलप मार्केट, एंड शायद डॉलर का भी जो अग्रेसिव मूव आ गया वो यहाँ से टेपर ऑफ होता दिख रहा है। तो डेफिनेटली बीएफएसआई जिसने बड़ा तकलीफ लिया एफआई का सेलिंग होते हुए, उसमें तो जान आएगी, बट ब्रॉडर मार्केट में भी उसके चलते अच्छा मूव रहेगा। एंड मिड कैप स्मॉल कैप चलने का रीजन मेरे हिसाब से नॉट ओनली एफआई, बट अगर इंटरेस्ट रेट पीक हो जाते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम गैदर हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट 1.5 साल में इंटरेस्ट रेट्स वर गोइंग अप, तो वैल्यूएशंस ऑफ ऑल मिड कैप्स वर गेटिंग करेक्टेड, वही रिवर्स होने का चांस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहा है इंटरेस्ट रेट्स, और आरबीआई ने हालांकि उसके संकेत दे दिए हैं पिछले पॉलिसी में जो दरें बढ़ रही थी उसको स्थिर रखे, उसको पॉज करके। बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए और इस खास दिन पर ये चर्चा करने के लिए, बाजार को लेकर अपने इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन फटाफट अपने दोनों एक्सपर्ट के पास लौटेंगे, नितेश के पास और राजेश के पास। राजेश जी, पहले आप बताइए आपकी लिस्ट में, क्योंकि आज 18,000 को एक कड़े रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन चलिए छोड़िए, इंडेक्स की बात तो हमने कर ली, स्टॉक्स की बात करते हैं। आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईएक्स का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक में देखें तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से 6 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिखा है, और उसके बाद अब ये करंट मंथ में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है पूरे मंथ में, हमने देखा थ्रू आउट द मंथ एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 164 166 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 151 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग फाइनेंशियल में से अगर हम देखें तो एनबीएफसी में कैनफिन होम को यहाँ पे हमने चुना है। कैनफिन होम में देखें तो एक जिस तरीके से मंथली चार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट बना है, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इस अपमूव में स्टॉक ने अपने फरवरी के स्विंग हाई को भी सरपास किया है। तो जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है कैनफिन होम में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 660 तक आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 602 का। कैनफिन होम होगा दूसरा स्टॉक, और तीसरा स्टॉक होगा सिंजिन। सिंजिन में देखें तो वीकली सेटअप पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक काफी बड़े रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अगर मंथली सेटअप पे भी देखें तो इसको स्टॉक में ऑलमोस्ट 12 से 15 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट सिंजिन करते हुए दिख रहा है। तो एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट सिंजिन में प्राइस एक्शन में देखने को मिला है। करंट मंथ में स्टॉक में ऑलमोस्ट 13% के गेन है इस मंथ में, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 705 715 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 660 के आसपास। बिल्कुल, सिंजिन के तो नतीजे भी काफी दमदार आए थे। मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी भी हमने देखी थी, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेगमेंट का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। कल नंबर्स थे और आज भी देखिए स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन है। कल से ये स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है, और इस साल की शुरुआत से हम स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं। और साथ ही कैनफिन होम्स तो एक महीने में ही करीब 20% चल गया है। लेकिन आज का दिन जो है टायर स्टॉक्स के लिए भी खास है। टायर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती दिख रही है, और जब टायर स्टॉक्स की बात हो रही है, कनेक्टिंग प्ले ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी फोकस होना चाहिए, और यही हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर भी है उनकी लिस्ट में। मितेश, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक भी हैं और उसके अलावा बैंक्स फाइनेंशियल्स भी आपकी लिस्ट में? एग्जैक्टली, गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे पूरे ऑटो स्पेस का, तो सबसे पहले तो आयशर मोटर रडार पे आ रहा है। अगर आप आयशर मोटर की बात करें तो स्टॉक 3900 लेवल से बहुत ही एक तगड़ी करेक्शन दी है, और पिछले अगर आप वीकली चार्ट देखो तो हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक एंटर हुआ है। स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस 3300 है,
वो आज के दिन में वो क्रॉस हो चुका है और स्टॉक जो है अभी एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होने के लिए रेडी है। तो हमारे हिसाब से एक नए ट्रेंड की बिगिनिंग है आयशर मोटर में। तो आयशर मोटर का जो करंट प्राइस है उसके ऊपर आयशर मोटर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आपका रहेगा 3200, पहला टारगेट 3380 और दूसरा टारगेट 3450। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड एज फार एज आयशर मोटर इज कंसर्न। दूसरा है बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद अभी कैनरा बैंक जो है PSU बैंक बास्केट में से वो भी पिछले 3 वीक से हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन ही कर रहा है और उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 301 का वो सक्सेसफुली उसने क्रॉस किया है। तो हमारे हिसाब से विद इन द PSU बास्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है कैनरा बैंक का। 370 के करंट लेवल्स के ऊपर खरीदा जा सकता है, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा 308 का, पहला टारगेट रहेगा 328 का, दूसरा टारगेट रहेगा 332 का। ये जो स्टॉक है विद इन द PSU बास्केट वो हैंड इन हैंड बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे चलेगा और हमें लग रहा है कि विद इन द PSU बैंक जो 3 स्टॉक FNO में है अपार्ट फ्रॉम SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इसमें कैनरा बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ्तार आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अपोलो हॉस्पिटल। अगर आप अपोलो हॉस्पिटल को चार्ट देखें आप, और स्पेशली मैं मंथली चार्ट की बात करूंगा तो पिछले 4 महीने से एक बहुत ही टाइट रेंज में है और 4500 उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। टू बी वेरी प्रिसाइज 4538 जो मार्च महीने का हाई था। मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द ये जो स्टॉक है वो 4538 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा और एक नई टेरिटरी में एंटर होगा और इसके लक्ष्यांक बहुत बड़े आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस के ऊपर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट टर्म हमने टारगेट थोड़े कम रखे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल को करंट लेवल के ऊपर खरीदा जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4350 का, पहला टारगेट है 4600, दूसरा टारगेट है 4720। लेकिन अगर आप 6 महीने की अवधि का अगर एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं तो 5100 के टारगेट्स आएंगे अगले 6 महीने में। बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हमको अपोलो हॉस्पिटल में करंट लेवल से लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है, आयशर मोटर्स चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ट्रेंड आप देख रहे हैं सिस्टम मेथड के हिसाब से, यानी अपसाइड और पॉसिबल है। ठीक है, ये तो हो गए दोनों हमारे एक्सपर्ट्स के स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। पोजिशनल बेट स्पेस में बहुत सारी हैं। अब कुछ डीलिंग रूम की गपशप भी लेते हैं। कुछ खबरें शरद हम तक रोज लेकर आते हैं खबर गरम है सेगमेंट में। आइए आज जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं उनके पास। चलिए शरद, तो बताएं आज कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, जो है हमारी जो है बातचीत हो रही इंडस्ट्री पर्सन से और ट्रेडर्स और डीलर्स से, और यहाँ पे जो है TCNS क्लोथिंग फोकस में रहने वाला है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ABFRL जो है कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक की जो है कंप्लीशन कर सकती है, खरीद सकती है आने वाले हफ्तों में, और ये डील जो है प्रोसेस जल्दी हो सकता है, ये जो है स्ट्रीट का मानना है। और ऑफ कोर्स प्रमोटर्स का अगर स्टेक देखें तो लगभग 32% स्टेक है, इसका वैल्यू लगभग 930 करोड़ आ रहा है। और अगर बात करें तो एक PE फंड है वैगनर, उनका भी लगभग 29% स्टेक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक की जो है बाई आउट होने वाली है। तो इन दोनों एंटिटीज़ पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। और जो की पब्लिक शेयर होल्डर्स है अगर बात करें तो वहाँ पे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि नालंदा फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और PGI म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड है। अब ये कंपनी TCNS क्लोथिंग के बारे में बता देते, रफली इनका 2500 से 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो कंपनी है वो वुमेन्स अपैरल बनाती है और जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स होते हैं जैसे कि W, ऑरेलिया, विशफुल और 11 जैसे ब्रांड्स की ये कंपनी ओनर है। एंड ऑफ कोर्स एक हाई मार्जिन बिजनेस है, तो एक्विजिशन भी प्रीमियम मल्टीपल्स में हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कह रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है CEAT। यहाँ पे जो है 1-2 DI इंस्टीट्यूशंस की जो है अपनी बाइंग में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और देखा जाए तो लॉन्ग ओनली फंड जो है इसके स्टॉक पे बुलिश हो गए हैं। देखा जाए तो इस क्वार्टर के नतीजे भी टायर स्टॉक्स के अच्छे होने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रिप्लेसमेंट डिमांड होती है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिले। एंड ऑफकोर्स याद रखिए जो लोअर क्रूड प्राइसेस होती हैं उसका जो बेनिफिट है वो देखने मिल सकता है टायर कंपनीज़ को। और याद रखिए लगभग 30 से लेकर 35% तक का जो टोटल कॉस्ट होता है एक टायर बनाने का, उसमें जो है आपका ऑफकोर्स क्रूड ऑयल और उनके डेरिवेटिव्स का यूसेज देखने मिलता है। तो ऑफकोर्स पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं। Q4 रिजल्ट्स भी आने वाले हैं 5 मई को कंपनी के, तो इसमें एक जो है रनअप देखने मिल रही है। ठीक है, CEAT ऑलरेडी 10% तेज है, लेकिन आप जो न्यूज़ बता रहे हैं उस बेसिस पे तो लग रहा है और भी तेजी हो सकती है। और स्टॉक्स सारे ही टायर स्टॉक्स
यहाँ तो चलिए एक पर्टिकुलर खबर के कारण इस स्टॉक में एक्शन है, वैसे अदरवाइज पूरे स्पेस में क्रूड डेरिवेटिव होने के कारण भी एक बड़ा एक्शन है। और दूसरा आपने स्टॉक जो बताया TCNS क्लोथिंग, ये डील काफी समय से बाजार में रूमर्ड है और अब देखना होगा आज जिस तरह की तेजी है। और आप बता रहे हैं कि शायद आदित्य बिरला इसमें अपना हिस्सा खरीदा, तो आदित्य बिरला और रिलायंस रिटेल दोनों इस दौड़ में थे, जब कुछ पहले हमने इस खबर को दिखाया भी था अपने व्यूअर्स को। ठीक है शरद, हम इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखेंगे। एक बार बाजार पर फिर से टेक चेक भी करते हैं। बैंक्स में क्या तेजी है, 140 पॉइंट्स अब तेज अब आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। मेजरली जो रिकवरी लेड हुई है और तेजी जो आई है पिछले कुछ मिनटों में, वो स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनफैक्ट IDFC फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक कल क्लोजिंग में भी चल रहा था। बैंक से जो प्रियंका यही लेके गए हैं, ये लेकर गया बैंक क्योंकि रिलायंस ने अपना काम तो कर दिया था, एग्जैक्टली L&T ने अपना काम कर दिया था, वो तो सुबह से चल रहा है, अडानी के स्टॉक्स चल ही रहे हैं, राइट। जो बड़ी तेजी लेकर आया है, जो सारे कॉम्बिनेशंस मिलकर लेकर आया है, वो तो 18,000 तक नहीं ला पाए थे। ऊपर जो लेकर आया है वो इंडेक्स को बैंकिंग चौतरफा तेजी है, चौतरफा तेजी हम कह सकते हैं। लेकर आप ये देखिए कि SBI इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, 475 रुपए के 575 रुपए के आसपास पहुंच गया है, उसके ऊपर निकल गया, इनफैक्ट 2.25% के आसपास की तेजी है। PNB देख लीजिए, वहां पर भी अच्छी तेजी है। और जो छोटे साइज वाले जो बैंक्स हैं, सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे JNK बैंक समेत कुछ और बैंकों की, वहां पर भी जबरदस्त तेजी है। जम्मू कश्मीर बैंक, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे के सारे 4 से 6% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाजार में थोड़ी सी गर्मी हो गई, थोड़ा सा माहौल को ना ठंडक वाला लेके आते हैं। और गर्मी, पैसे की गर्मी आप कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा शांत करते हैं, इसके लिए प्रशांत हमारे साथ आ गए हैं। ये जो पैसा कमा रहे हैं वो खर्च कहाँ करेंगे, प्रशांत बताएंगे। हाँ, प्रशांत बताएंगे। और आज तो बताना भी चाहिए, लॉन्ग वीकेंड है और इसीलिए वीकेंड का प्लान आज थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाजार थोड़ा सा गर्म है, तो संक्षेप में समझेंगे प्रशांत आपसे, बिल्कुल क्या प्लान करें। हम तो खैर दफ्तर आ रहे हैं सोमवार को। ठीक है तो बट फिर भी शनिवार रविवार आपके पास है। शनिवार का मैं कहूंगा आज से ही आपके पास समय है, आज शाम से ही। और समय जब इतना हो तो ढेर सारा मसाला चाहिए होता है, तो बहुत सारा मसाला है, चाहे बिग स्क्रीन हो, OTT हो, हर तरफ जो है वो बहुत सारा एक्शन नजर आ रहा है। तो मैं फटाफट से आपके दर्शकों को वो ऑप्शंस बता देता हूं जिन पर निगाह रखनी है। तो अगर हम बात करें बिग स्क्रीन की, तो बिग स्क्रीन पर 2 बड़ी ट्रीट्स हैं और 2 दिग्गज, एक तरफ मणिरत्नम तो दूसरी तरफ दिवंगत इरफान खान। जी हाँ, जब इरफान खान की बात आती है तो क्वालिटी सिनेमा की बात आती है, और इस लिहाज से मैं कहूंगा कि इरफान खान की एक आखिरी फिल्म जो उनके फैंस, उनके चाहने वालों के लिए ट्रीट है, और इस फिल्म का नाम है द सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियंस। जी हाँ, ये फिल्म कई फेस्टिवल्स में ट्रैवल करने के बाद अब भारत में रिलीज हुई है, और इस फिल्म को मैंने कल ही एक खास प्रीमियर में देखा। और मैं यही कहूँगा कि जिन्हें आर्ट हाउस का सिनेमा पसंद है, जिन्हें कलात्मक फिल्में पसंद हैं, सेंसिटिव फिल्में पसंद हैं, और जिन्हें इरफान पसंद है, हम सभी को पसंद है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीट है। बड़े पर्दे पर हालांकि इसे देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। दूसरी फिल्म है दिग्गज फिल्मकार मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 2, जिसका पहला हिस्सा आप सभी ने देखा ही होगा, उसकी दूसरी किस्त आ चुकी है, और क्या जबरदस्त तरीके से इसे जो है मणिरत्नम ने पेश हिंदी किया। में भी डबिंग है जी बिल्कुल, हिंदी डब्ड वर्जन, और बड़े पर्दे पर आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी, और ढेर सारा जो स्टार अट्रैक्शन है, ऐश्वर्या राय भी है इस फिल्म में। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि उस पार्ट को पहले देखिए और उसके बाद सेकंड पार्ट में दाखिल होइए, तब जाकर आपको ये फिल्म थोड़ा ज्यादा एंटरटेन करेगी। इसके अलावा वेब शोज की दुनिया में प्रियंका चोपड़ा धमाका कर रही हैं। सिटाडेल, जो कि एवेंजर्स बनाने वाले रूसो ब्रदर्स की वेब सीरीज है, उसमें वो नजर आई। ढेर सारा एक्शन उन्होंने किया है, और ये कह सकते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल और क्या कहते हैं जेम्स बॉन्ड सरीखी फिल्मों जैसी सीरीज है। थोड़ी सी मसाला है, लेकिन फिर भी एंटरटेन करती है। बहुत बड़े उम्मीदों के साथ जाएंगे तो थोड़ा निराश होंगे। इसके अलावा बहुत सारा और कंटेंट है। हॉटस्टार पर जो है वो रितेश देशमुख और जेनलिया की एक फिल्म है वेट, जिसे थिएटर्स में बड़ा अप्रिशिएशन मिला। ये भी फिल्म हिंदी में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज फिल्म फेयर नाइट है। जी हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, लेकिन उसका सारा धमाल आज आप टीवी पर देख सकते हैं, जियो सिनेमा और कलर्स पर। ये फिल्म फेयर अवार्ड आप आज रात 9 बजे से देख सकते हैं, तो वहां भी ढेर सारा एक्शन नजर आएगा। तो कंटेंट बहुत कुछ है, पैकेट फुल ऑफ, या कह सकते हैं बास्केट फुल ऑफ एक्टिविटीज हमारे लिए है। सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया होगा, क्योंकि ये सिल्वर स्क्रीन से इरफान को आखिरी विदाई देने का मौका होगा। बिल्कुल। और मेरे लिए तो ऐसा था कि वो
ये किरदार एक तो उनकी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा बैकड्रॉप राजस्थान से है और वो राजस्थानी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। ऊंट चराते हुए नजर आ रहे हैं, ऊंटों के साथ उनके इतने बेहतरीन सीन्स मैंने तो बचपन से इरफान को देखा है, शायद प्रशांत आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। चंद्रकांता का कैरेक्टर बद्रीनाथ जी आपको जी याद है? जी बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं तो सिटाडेल का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन जिस तरह से डिस्क्राइब किया है प्रशांत ने, अब तो मैं भी इरफान खान, क्योंकि इरफान खान और प्रशांत उनकी के इस डिस्क्रिप्शन से ना देखिए बाजार में जोश आ गया है। जोश आ गया। 18,050 के ऊपर निफ्टी निकल गया है। डबल सेंचुरी निफ्टी बैंक की है। राजेश जी आपके पास आएंगे। निफ्टी बैंक भी आप देखिए फुल मूड में है, सुबह से शांत था, एक साइडवेज ट्रेड था, 43,000 के आसपास घूम रहा था, लेकिन जो रेंज हमने बताई थी 43,200 की, अब उसको भी पार कर गया है। आप बैंकिंग में आपकी कहां पर नजर है, आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे, और निफ्टी बैंक इंडेक्स को लॉन्ग करें क्या यहां से? तो अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए 43,200 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था और जिसको आज मार्केट ने क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही अगर होती है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है और मार्केट में फिर 43,500 43,800 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो बैंकिंग सेक्टर तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से दिखा ही रहा है और हमें लगता है कि कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि प्राइवेट और पीएसयू दोनों ही बैंक एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे, फोकस में रहना चाहिए। लार्ज कैप में अगर हम बात करें तो एसबीआई हमारी चॉइस होगी। एसबीआई पे जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है इसके नेक्स्ट टारगेट 595 600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो पहला स्टॉक तो हमारा लार्ज कैप बैंकिंग में एसबीआई होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 565 का। और प्राइवेट स्पेस में हमें लगता है कि कोटक बैंक पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। कोटक बैंक में काफी अच्छी बाइंग आज के सेशन में बनी और जैसे ही ये 1900 के ऊपर आज सस्टेन हुआ है, ये एक फ्लैग का पैटर्न का भी ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कोटक बैंक के नेक्स्ट टारगेट 2020 की तरफ आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे करीब 1900 के आसपास का। बिल्कुल। तो चलिए, बैंक्स पर तो ये राय इस वक्त मिलती हुई, लेकिन आपके स्क्रीन पर इंडिया मार्ट इंटरमेश के नतीजे भी आते हुए आप देख रहे हैं। करीब 3% की तेजी इस वक्त, 20 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है, बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं। और अगर कंसोलिडेटेड आय की बात करें, आय में इजाफा देखने को मिला। हालांकि मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा भी हमारे सामने होगा। 201 करोड़ से 270 करोड़ पर सालाना आधार पर कंपनी की आय में इजाफा हुआ है और इसी का रिएक्शन है जो कि इंडिया मार्ट के चार्ट्स में आप देख रहे हैं। मितेश, इंडिया मार्ट के चार्ट्स इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते ही हमने ऑन एंड ऑफ रिएक्ट करते हुए देखे भी हैं और आज नतीजे आए और नतीजे के ठीक बाद इस स्टॉक में अच्छा रिएक्शन भी नजर आ रहा है। क्या राय होगी आपकी? टेक्निकल चार्ट चेक, 3% की तेजी इस वक्त 5,384 के लेवल्स पर। मानसी जी, बहुत अच्छा स्टॉक आपने चुना है और दिस इज नथिंग बट अ बिगिनिंग ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेंड। लास्ट ईयर हमने देखा था ईयर 2021 9,950 से करीब उसने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन किया था। पहली बार ऐसा हो रहा है ये स्टॉक में कि जून 2022 का जो हाई था क्वार्टरली चार्ट्स का, वो अभी क्रॉस हो रहा है। दैट इज 5,248 जो जून 2022 क्वार्टर का हाई था। तो मेरे हिसाब से अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट सिस्टम और मेथड के हिसाब से आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है, शायद मानने में भी नहीं आएगा, लेकिन अगले 6 या 9 महीने में ये टारगेट ज़रूर आएगा जो है 6,907 6,907 विच इज़ अ हाई ऑफ 31 मार्च 2022। तो हमारे हिसाब से ये जो स्टॉक है अभी बाय ऑन डिप्स के फॉर्मूला में है और कभी भी आपको करेक्शन मिले ये स्टॉक में डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। वी आर एक्सट्रीमली एंड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स डिस्क्लेमर के हिसाब से, क्योंकि ये वीकेंड के बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि ये वीकेंड में ही उसने 5,248 का टारगेट जो है वो जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से बिगिनिंग ऑफ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेंड, बाय ऑन डिप्स फॉर 6907 के टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए ये ट्रेंड भी आपको ये स्टॉक भी पर्टिकुलरली एक अच्छे ट्रेंड के साथ आपको दिखता है, बड़ी तेजी रह सकती है। लेकिन मितेश, पोजिशनल टारगेट्स देते हैं तो हमारे व्यूअर्स इस बात का ध्यान जरूर रखें। बाजार में बहुत अच्छी बहुत अच्छी तेजी, इनफैक्ट शानदार तेजी आपको बैंक्स में भी अब दिख रही है। 250 पॉइंट्स लगभग बैंक निफ्टी तेज है और निफ्टी तो 18,050 के भी ऊपर बना हुआ है। और बड़ी मूव्स तो आपको बताएं हमने कि पीएसयू बैंक से जो पिछले कुछ मिनटों में आई है, लेकिन
जिन स्टॉक्स का एफएनओ जो स्टॉक्स हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके पीछे बड़े रैशनल क्या है, रीजंस क्या है। पिया इंडस्ट्रीज 10-10.5% की तेजी आज, इसमें 2 बड़ी डील्स की अनाउंसमेंट किया कंपनी, फार्मा कंपनीज का एक्विजिशन कर रही है। क्या वैल्यूएशन पे हुई है डील जिसके चलते बाजार एक्साइटेड भी है और ये रिएक्शन स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। एक बार अशेषा से इस पूरे मैटर को समझते हैं। अशेषा बताएं। जी हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज में करीब 10% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। कंपनी ने फार्मा स्पेस में फोरे किया है। याद रखें, कंपनी पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों से फार्मा स्पेस में एंटर करना चाहती थी, लेकिन डील्स नहीं हो पाई थी। अब फाइनली ये ओवरहैंग स्टॉक के लिए चला गया है और उसी के चलते स्टॉक में अपमूव देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर में कंपनी ने एपीआई और सीडीएमओ स्पेस में फोरे किया है। 2 एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं। टोटल कंसिडरेशन 923 करोड़ के आसपास है। 30 सितंबर 2023 में कंपनी के पास 2300 करोड़ का कैश पोजीशन था। 900 करोड़ को सब्ट्रैक्ट करें तो कंपनी के पास अभी भी 1400 करोड़ का कैश पोजीशन हो सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी और भी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस आगे चलते हुए कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी पिछले कुछ सालों से फोरे करना चाहती थी फार्मा स्पेस में और उसी के चलते कंपनी ने जुलाई 2020 में 2000 करोड़ का फंड रेज किया था। उसके बाद जुलाई 2021 में कंपनी ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था इनस्विप लैबोरेटरीज के साथ, लेकिन ये डील हो नहीं पाई, जिसके चलते कंपनी का फार्मा फोरे कुछ डीले हो गया। अब ये एक्विजिशंस आ चुके हैं और इसी के चलते एनालिस्ट का टेक आया है। एनालिस्ट का मानना है कि ये 2 डील काफ़ी एक्रेटिव वैल्यूएशंस पे हुई है। वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के लिए और ईपीएस एक्रेटिव भी हो सकते हैं कंपनी के लिए। सो इसी फार्मा फोरे के चलते स्टॉक में आज अपमूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अप मूव दिख रहा है और 10% 11% की मूव आपको पीआई इंडस्ट्रीज पे दिख रही है। खबर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा। कुछ स्टॉक्स और देखते हैं, इनफैक्ट एक पूरा स्पेस देखते हैं, वो है न्यू एज स्टॉक्स का। सिर्फ आप पेटीएम को छोड़ दें तो सारे स्टॉक्स एक बार लेकर आते हैं। चाहे जोमेटो का स्टॉक हो, 7% की तेजी यहाँ है। इस पर अब सिटी की रिपोर्ट्स भी जो आई लास्ट वीक, उससे तब से ही आपको तेजी दिख रही है कि शायद कंपनी के जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे उसमें इनका लॉस और कम होगा, एडजस्टेड EBITDA भी बेटर आएगा। आप दूसरे स्टॉक्स देखें, नायका का स्टॉक देखें, वहां पर अब तक मूव नहीं आई थी, अब वहां पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। और कार ट्रेड जैसे स्टॉक्स देखें, पॉलिसी बाजार, इन सभी स्पेसेस में डिलीवरी भी इनफैक्ट चल रहा था। तो ये सारे स्पेस में जो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, इसके चलते क्या इस स्पेस पर अब भी नजर होनी चाहिए। राजेश, बहुत मुश्किल होता है इनमें मूव सस्टेन करती नहीं। डिलीवरी तो चलिए 1% नीचे है, लेकिन ये चल रहा था पीछे 3-4 दिनों से। राजेश, अगर ये मूव सस्टेन नहीं करती, अभी इस पूरे स्पेस में फॉलो अप बाइंग जहां जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिखते हैं? तो देखिए, अभी भी क्लियरिटी नहीं है इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को लेके। तो यही देखने को मिला है कि जो भी मोमेंटम आता है वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए दिखता है। कहीं भी सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, होल्ड आउट नहीं करते हैं स्टॉक। फिर भी हमें लगता है कि जोमेटो में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है जोमेटो यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है अपमूव। 68-72 ये हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट होते हुए दिखेंगे। डिलीवरी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जरूर थोड़ा सा हायर साइड से यहाँ पे स्लिप हुआ है स्टॉक, लेकिन जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक बॉटम प्रोसेस की तरफ करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि सूनर और लेटर यहाँ पे एक बॉटम बन के स्टॉक एक रिकवरी का ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो डिलीवरी भी हमें लगता है कि बाय किया जा सकता है। यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 362 के आसपास के, और अपसाइड में हमें लगता है जैसे स्टॉक 390 के लेवल को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 430-450 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। डिलीवरी 430-450 तक जा सकता है, लेकिन जोमेटो लगातार हमने इसमें बड़ी ब्लॉक डील्स होते हुए देखी हैं। सिटी की रिपोर्ट आई थी 76 रुपए की टारगेट के लिए, और डाइनिंग आउट सेगमेंट का जो मोनेटाइजेशन है उसको उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बताया था। उसके बाद से लगातार हम शेयर में तेजी देख रहे हैं और भी 65 रुपए के ऊपर आ गया है। 40 रुपए के आसपास के हमने स्तर देखे हैं, लेकिन आज टायर खूब दौड़ रहे हैं, जबरदस्त दौड़ है। आप जेके टायर उठा लीजिए, आप सीट देखिए, सीट में इनफैक्ट 10% के आसपास का उछाल है, और हमारी टिकर टीम लगातार आपको ये नोटिस भी करा रही है। तो क्या टायर शेयरों में ये तेजी इस बात का संकेत है कि अप्रैल के जो ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आएंगे वो दमदार आएंगे? एक बार समझ लेते हैं। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, क्या बहुत अच्छे नंबर्स आने वाले हैं क्या?
नहीं, अप्रैल महीने में अगर हम उम्मीदों की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं है, क्योंकि तिमाही दर तिमाही अगर हम नंबर्स देखें तो वहाँ पे एक गिरावट की ही उम्मीद कर रहे हैं। पर जी हाँ, इसमें जो सेगमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ दिखा सकते हैं वो है टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहाँ पे अगर हम देखें तो साल दर साल अभी भी ग्रोथ फिगर ही देखने को मिल रहा है। आइए क्यों महीने दर महीने हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं सभी सेगमेंट्स में, एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे महीने दर महीने आपको मामूली से सिंगल डिजिट में ही गिरावट देखने को मिलेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि डीलरशिप और नई बुकिंग्स की जो ट्रेंड है उसमें एक कमी आई है। साथ ही साथ मार्च महीने की जो सेल्स थी उसमें थोड़ा फेस्टिविटी का भी थोड़ा सा योगदान था, इसके चलते भी वो गिरावट है। पर कहीं ना कहीं आप साल दर साल देखें तो यहाँ पे अभी भी एक ग्रोथ ही दिखा रही है। इसके अलावा बात करें हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे थे कि हमने आपको बताया ही था कि अप्रैल महीने से सभी कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, बसेस की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। वजह ये थी कि नए नॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए थे, जिसकी वजह से मार्च महीने में ही काफ़ी बड़ी प्री बाइंग हमने आती हुई देखी, और जिसके चलते अगर हम देखेंगे तो आयशर मोटर्स महीने दर महीने इसके जो सेल्स फिगर हैं उसमें करीब 40% की गिरावट की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, उनमें 30 से 40% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। जो नंबर्स स्क्रीन पे हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी ज़रूर है, तो 30 से 40% की हम गिरावट की यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में। टू व्हीलर सेगमेंट पे बात करें तो यहाँ पे भी हम महीने दर महीने गिरावट जरूर होते हुए देख सकते हैं, पर साल दर साल बढ़त की ही उम्मीद है। जो एक्सपोर्ट्स की सेल्स है अब थोड़ी सी स्थिरता वहाँ पे ज़रूर लौटी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही बजाज ऑटो, तो साल दर साल वहाँ पे हम थोड़ी सी ही सिर्फ गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी नंबरों में हम थोड़ी सी चेंजेस आपको बताएंगे कि जहाँ पे हम हीरो मोटोकॉर्प की उम्मीद कर रहे हैं 12% महीने दर महीने गिरावट की, बजाज ऑटो में 8% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। और ट्रैक्टर डिवीजन में भी इस बार हमारी उम्मीद है कि हल्की गिरावट रहेगी, क्योंकि इस साल इलेक्शन आने वाले हैं और उसके चलते जो सब्सिडीज की उम्मीद की जा रही है सेक्टर से, तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं रही है, पर कहीं ना कहीं साल दर साल बहुत बड़ी गिरावट आप नहीं देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो जो नंबर्स आने वाले हैं अप्रैल बिक्री की ऑटो कंपनियों की, उसका पूरा का पूरा अपडेट सेगमेंट वाइज सृष्टि ने आपके सामने रख दिया। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और इस महीने का भी आखिरी कारोबारी दिन है, और अब हम सीधे मिलेंगे आज के बाद मई के महीने में। लेकिन बाजार में क्या गजब की स्ट्रेंथ है। और अभी तक हम देख रहे थे कि मिड कैप चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन लार्ज कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं, उनमें कंजम्पशन का जिक्र हमें ज़रूर करना पड़ेगा। आईटीसी आप देखिए 3% ऊपर है। आप डीएलएफ में देखिए, उसमें भी तेज़ी है, और डीएलएफ भी आज 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। और ये दोनों इसलिए एक साथ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इनके भाव बिल्कुल एक समान हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से लगातार एक जैसी चाल भी देखने को मिल रही है। डीएलएफ भी 425-426 रुपए के आसपास है, आईटीसी में 3% के आसपास तेजी है। नेस्ले अगेन आज 3% के आसपास की एक बढ़िया तेजी हम नेस्ले में देख रहे हैं। राजेश जी, आईटीसी जितना इसने निराश किया था लोगों को, अब उससे कहीं ज़्यादा खुशी दे रहा है। ये एक समय था कि 200 सवा 200 की रेंज से बाजार की दशा पूरी बदल जाती थी, आईटीसी टस से मस नहीं होता था, लेकिन अब तो रोज रोज ये हम खुशखबरी देख रहे हैं। आज भी रिकॉर्ड हाई पे शेयर ये 3% ऊपर है, ये डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बाइंग करें, 2-3-4 महीने अगर समय दे, 500 का स्तर आएगा इसमें। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बने हैं, और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हमने पिछले कुछ महीनों पहले देखा था, और उसके बाद जिस तरीके से फॉलो बाइंग एक्शन है, अब 400 के ऊपर भी कंफर्टेबली स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो हमारे इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट 440-450 तक के, लेकिन हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ था, और उसमें हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा कुछ और महीनों की तरफ, और हमें लगता है कि वहाँ पे जो नेक्स्ट बड़े टारगेट बन सकते हैं, इसमें 500 प्लस के भी टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बने रहना चाहिए, छोटी मोटी डिप में ऐड करें, 410 के आसपास आपके स्टॉप लॉस रख लें, और ट्रेडिंग के हिसाब से 445 के आसपास एक बार स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में को हम ये सलाह देंगे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। 500 प्लस के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। से भी आईटीसी की जहां बात करिए, अभिषेक आपको ये बताना चाहूंगी कि पूरे के पूरे अप्रैल सीरीज में अगर आप देखेंगे, आईटीसी और एसबीआई वो दो स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। अप्रैल सीरीज के हीरोज भी कहे जा सकते हैं। एसबीआई के चार्ट्स भी देखें और अप्रैल भी देखें।
ये अब पौने 600 मजबूती का दिखा भाव रहा है। है। और एक महीने के चार्ट्स दोनों के दिखाइए, देखिए अच्छी मजबूती के बीच 11% की तेजी एक महीने शानदार में, तेजी। और कई सारे न्यूज फ्लोज के चलते ये तेजी आई थी। एसबीआई के चार्ट्स भी देखेंगे, एक महीने में करीब 10% के अप मूव्स देखे हैं। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स में तो फ्लेवर है ही, लेकिन आईटीसी के स्टॉक में इतनी अच्छी मजबूती दिखना ये काबिले तारीफ है। लेकिन इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज के चार्ट्स पर मितेश आपकी राय जानना चाहेंगे। फार्मा सेगमेंट में एंट्री की बात, फार्मा सेगमेंट की एंट्री की खबर जो आई उसके ठीक बाद पीआई इंडस्ट्री के चार्ट्स ने आज धुआंधार तेजी दिखाई, 11% के अप मूव्स, और कंपनी ने 923 करोड़ में 2 फार्मा कंपनियों का अधिग्रहण किया है। तो क्लियरली एक बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस डेवलपमेंट का मूव है। फंडामेंटल न्यूज फ्लो तो है ही, लेकिन टेक्निकली भी चार्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ से मजबूती होगी या फिर जिनकी पोजीशन है एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? नहीं, देखिए अगर आपकी पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हो। रीजन बिंग इज दिस दैट के लास्ट मंथ का जो हाई था, मानसी जी सॉरी, लास्ट मंथ का या जो हाई था वो अराउंड 3200 का था, और अगर आप देखें तो वो हाई क्रॉस करने के बाद 3210 लास्ट वीक का, और वो जो है वो क्रॉस होके स्टॉक अभी एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर हुआ है। तो हमारे हिसाब से अभी एक ओपनिंग ऑफ अ न्यू रेंज हुआ है। इमीडिएट टारगेट जो बैठते हैं वो 3450 के बैठते हैं, फॉलोड बाय 3600 के। तो मेरे हिसाब से जो ये वॉल्यूम के साथ ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है, उसमें अगले आने वाले दिनों में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू होगा। बिकॉज ऑफ अ सिंगल डे 10% अप मूव, 1 या 2 दिन के लिए स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी गिरावट आए तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को ऐड करना चाहिए। जैसे हमने इंडिया मार्ट का अभी डिस्कस किया, वैसे ही ये स्टॉक जो है एक नई बारी के लिए, एक नई ट्रेंड के लिए, एक नए बिगिनिंग के लिए पॉइज हो रहा है। और आज का जो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है वो बहुत ही शानदार है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो बने रहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल इसने क्रॉस कर दिया है, जो मार्च 2023 से नहीं हो रहा था। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अभी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है। 3600 3700 के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, लेकिन बाजार को बंद होने में और इस महीने की ट्रेड को खत्म होने में 5 मिनट का समय रह गया। फटाफट कुछ और स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत भयंकर एक्शन है और सीएट का शेयर अब 13% ऊपर है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं। EIH के शेयर में अब 10.5% के आसपास से तेजी है। पंजाब एंड सिंध बैंक 8% ऊपर है। इथॉस जो कि लग्जरी वॉच मेकर है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8.5% ये शेयर ऊपर है। HOEC, अरविंद, ये सारे के सारे शेयर 6 से 8% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। राजेश जी, कोई कुछ स्टॉक्स आप सुझाएंगे जो आप BTST करके जाना चाहेंगे? तो बिल्कुल देखिए, हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल पे तो फोकस रखना ही चाहिए। RBL बैंक पे हमारा फोकस है। हमें लगता है RBL बैंक यहाँ पे BTST किया जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 168 तक आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 158 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भारती एयरटेल का। काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो 5 से 6 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज करते हुए दिख रहा है। भारतीय एयरटेल में हमें लगता है एक रिकवरी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 825 से 830 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 792 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो टायर स्पेस है, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे आप बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे फोकस रख सकते हैं। बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी एक करेक्शन के बाद वापस से एक रिकवरी यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। पूरे स्पेस में एक मोमेंटम है और स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका 2150 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 2055 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। ठीक है, BKT मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी टायर कंपनी है। यहाँ पर आपके लिए मौके बनते दिख सकते हैं। RBL बैंक में मौके बन सकते हैं। मितेश, फटाफट अब 3 मिनट का समय रह गया बाजार बंद होने में। आपके BTST ट्रेड्स आज के? सबसे पहला BTST ट्रेड मेरा M&M फाइनेंस रहेगा 260 के ऊपर। मेरे हिसाब से 255 का स्टॉप लॉस के साथ इसको लेना चाहिए। कल का टारगेट, पहला टारगेट 268, दूसरा 272। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है। दूसरा मेरा जो आज का BTST ट्रेड रहेगा वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। 1088 पे लेना चाहिए 1088 के ऊपर। 1070 का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1100 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1120 का।
चलिए BTST ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के हो गए और बाजार की क्लोजिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम। अच्छी सीरीज की शुरुआत 44 दिनों के बाद निफ्टी 18,000 के पार देखने को मिला। 20 फरवरी के बाद हमने ये लेवल्स देखे हैं, इंतजार था 18,000 के स्तर का और आज अच्छे दिन कह सकते हैं, नई सीरीज की शुरुआत में ही ये लेवल्स के दर्शन हो गए हैं। कंट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा देखिए इस वक्त तो हर पॉकेट में हर सेक्टर में मजबूती नजर आ रही है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कौन से स्पेसेस हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को सपोर्ट ही सपोर्ट दिया है। इस लिस्ट में रिलायंस का स्टॉक सबसे आगे है, करीब 2% की तेजी 2420 के लेवल्स पर रिलायंस। नतीजों के ठीक बाद वन साइड अप मूव दिखे हैं। नतीजों के एग्जैक्ट सेकंड डे हमने वहां परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, लेकिन उसके सीधे बाद क्योंकि हर वर्टिकल में नतीजे अच्छे रहे और इसी का एक इम्पैक्ट है। LNT शो की शुरुआत में ही हमने बात की थी कि किस तरह से LNT के चार्ट्स हैं जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार क्लोज होते होते भी करीब 3% की तेजी यहाँ पर आप देखेंगे। ITC और कोटक बैंक साथ ही SBI बैंक फाइनेंशियल्स आज सुबह नहीं चल रहे थे, लेकिन बाजार की क्लोजिंग या सेकंड हाफ में कह सकते कि अच्छी खासी मजबूती आ गई। लेकिन ये तो आज के बाजार का हाल रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी एडवांस का पलड़ा जो है वो बिल्कुल भारी है, लेकिन पूरे महीने क्योंकि देखिए अब जब वापस हम लौटेंगे तो मई महीने में लौटेंगे सेकंड में, क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक आने वाला है। सोमवार के दिन बाजार बंद रहेंगे तो मंगलवार के दिन नया महीना होगा। तो इस महीने मार्केट की स्थिति कैसी रही? निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेकंड स्ट्रेट मंथ एडवांसेस दिखाए, करीब 3.5% तक की मजबूती यहां पर देखने को मिली। 50 में से 43 स्टॉक्स थे निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जहां पर अच्छी मजबूती थी और इस मजबूती में लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक काउंटर्स जैसे कि डिविज लैब शामिल रहे। ऑटोमोबाइल पैक से कुछ शेयर्स थे जो कि टाटा मोटर्स जो लीड कर रहे थे। इनफैक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूएंट रैली की अगर बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप स्पेस अगर देखें वहां पर कुछ चुनिंदा काउंटर्स थे और रेलवे चार्ट्स को बिल्कुल ना भूलें। RVNL, IRFC कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे और रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव। पूरे के पूरे महीने में हमने कई सारी खबरें, कई सारे न्यूज फ्लोज और कई सारे डेवलपमेंट्स देखे। ऑर्डर विंस के चलते ये स्पेस काफी फोकस में रहा। रियल एस्टेट 3 महीने की ऊंचाई पर रियल एस्टेट बैक इसी महीने में जाता दिखा और लगातार हमने देखा रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी एक्शन, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। इन सारे के सारे स्पेसेस के साथ साथ कंजम्पशन स्पेस, मेटल इंडेक्स, फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर और IT को बिल्कुल ना भूले क्योंकि आज तो हीरो रहा। अभिषेक आप कुछ कह रहे हैं? मानसी ये कह रहा था कि पांचों के पांचों दिन तेजी और एक ट्रेंड बहुत अच्छा है। ये जब सेंटिमेंट जब बुलिश होता है तो उसका ट्रेंड होता है कि क्लोजिंग की तरफ जब जाते हैं तो बाइंग तेजी से आती है। बढ़ गई, तेजी बढ़ गई। हमने पूरी तरह से दरकिनार किया ग्लोबल क्यूज क्या है, बिल्कुल हमने देखा नहीं कि वहां से क्या हो रहा है, बिल्कुल और एक बढ़िया तेजी वहां से आते हुए बढ़िया तेजी, बढ़िया क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए। लेकिन बाजार में बाजार को किस तरह से वॉच आउट करना चाहिए? शुक्रवार का दिन है तो निकुंज की नजर भी अगली पेशकश आपके लिए जिसका इंतजार सभी को होता है। आइए देखते हैं निकुंज की नजर।